अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना टॉपिक 3.4 करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है डायनेमिक्स। तो ये जो है वो आखिरी टॉपिक है हमारा डायनेमिक्स का, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज और दूसरी चीज़ें जो है वो सॉल्व करेंगे इसकी बात वाली वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि फ्रिक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी आप साइकिल चला रहे होते हैं, उसमें फ्रिक्शन के जो लॉस हैं वो लग रहे होते हैं और जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई हो रहा होता है। और अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं तो भी फ्रिक्शन उसमें मौजूद होता है, या आप जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं या आप जो है कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन जो है कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो क्या पड़ेगा असर, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, तमाम टाइप्स भी आज ही की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको और इंशाल्लाह अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस नहीं किया कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो ग्रुप्स में ऐड होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ साल में एक ही बार पे करनी होती है, हर महीने नहीं पे करनी होती। उसी फीस के अंदर जो है वो नोट्स और लेक्चर तमाम के तमाम आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए हो तो इंग्लिश के, इस्लामियत के नोट्स बन गए हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलें यहाँ पर आ जाए, हम पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है हमारे पास। देखिए कहा जा रहा है कि व्हेन यू थ्रो अ बॉल व्हाई डज इट कम टू रेस्ट, व्हेन वी किक अ बॉल एंड अ बॉक्स विद सेम फोर्स व्हाई द बॉल कवर्स मोर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है। आपने बॉल को जो है वो हिट किया, यानी बॉल को जो है वो फेंका, तो कुछ देर बाद वो बॉल जो है वो रेस्ट में क्यों आ जाती है, यानी ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो रेस्ट में आ जाती है। समझे, ये जो है वो सरफेस है यानी ज़मीन है, ठीक है। ये हमारे पास है सरफेस, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो फ्रिक्शन को समझ जाएंगे। ये है सरफेस, ठीक है, और ये इसके ऊपर रखी हुई है बॉल और एक रखा हुआ है वुड, यानी कोई लकड़ी, कोई बॉक्स जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों को हमने सेम फोर्स से हिट किया या दोनों पर सेम फोर्स लगाए, लेकिन बॉल जो है वो ज्यादा दूर गई और बॉक्स जो है वो कम दूर गया। अगर आप चाहें तो इसकी एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक छोटा सा बॉक्स लें, चाहे कोई भी मटेरियल का हो, मेटल का हो या किसी का भी, छोटा सा बॉक्स लें और उसी की सेम साइज की बॉल लें छोटी। आप बॉल को जब फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा दूर जाके रुकेगी और जो ये वुडन बॉक्स होगा या ये जो बॉक्स होगा वो जल्दी रुक जाएगा। तो इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह होगी फ्रिक्शन। यानी जितना ज्यादा जो चीज है वो जमीन से टकराएगी, जितनी ज्यादा चीज जो है वो जमीन के कांटेक्ट में होगी, फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा, जितनी ज्यादा चीज जमीन के कांटेक्ट में होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ये चीज फॉर्मूले में नहीं होगी आपके पास, ठीक है। आगे अब देखें, यहाँ पर आप वुड देख रहे हैं, वुड बहुत ज्यादा जमीन से टक लगा हुआ है, यानी देख लीजिए बिल्कुल जमीन से लगा हुआ है और बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वुड का यानी किसी भी बॉक्स का वो जमीन से लगा हुआ है। लकड़ी का बॉक्स है या गत्ते का बॉक्स है, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा जमीन से लगा हुआ है। लेकिन अगर आप बॉल देखें तो बॉल का बहुत छोटा सा हिस्सा जमीन से लगा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। तो इसी वजह से बॉल के अंदर जो फ्रिक्शन है, यानी जो बॉल और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन है, ये कम होगी और वुडन के दरमियान या बॉक्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। बॉक्स के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा और जमीन और बॉल के दरमियान और जमीन के दरमियान कम होगी। वजह क्या है कि जितना ज्यादा जो है जमीन के कांटेक्ट में होगी चीज, यानी जितना ज्यादा जमीन से चिपकी हुई होगी चीज, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगी। अच्छा, अब फ्रिक्शन जो है खुद ब खुद तो आती नहीं है। फ्रिक्शन आती कैसे है और कौन सी ऐसी चीज है जो कि फ्रिक्शन को पैदा करती है। तो ये जो है आप फिगर 3.16 को अगर गौर से देखें तो आपको जो है वो बात समझ में आ जाएगी। देखें, ये जो है मैंने सरफेस बनाया, अब ये हम काफी ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये हम काफी ऊपर से यानी डिस्टेंस से देख रहे हैं तो हमें कोई ज्यादा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्लेन है, यानी कोई ज्यादा रफनेस नहीं है। लेकिन इसको हम बहुत करीब से देखें, यानी अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो है वो इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह होगा, इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह होगा, तो इस तरह होने की वजह से इसके अंदर जो है वो फ्रिक्शन आ जाती है। यानी ये जो है वो सरफेस के अंदर जो है वो उठाव चढ़ाव हुआ होता है। जो सरफेस के अंदर जो है वो खाली जगह होती हैं और ये
जो खुरदुरापन होता है, जिसे हम कहते हैं ना खुरदुरापन, तो ये खुरदुरापन होता है जिसकी वजह से जो है वो जब चीज इसके ऊपर से गुजर रही होती है तो फ्रिक्शन जो है वो पैदा होती चली जाती है। तो अगर आप जो है वो फिगर देख रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप फिगर को दूर से देख रहे हैं, यानी जो आपको यानी अगर हम जो है वो दूर से देख रहे हैं तो हमें जो है वो फ्रिक्शन कम महसूस हो रही है, और अगर हम जो है वो करीब से माइक्रो लेवल से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि फ्रिक्शन क्यों पैदा हो रही है। रफनेस है सरफेस में, यानी सरफेस में जो है वो उठाव चढ़ाव है, और जो है वो इस वजह से हमारे पास फ्रिक्शन आ रही है। तो देखें मुख्तलिफ सरफेसेस पर मुख्तलिफ फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इतनी स्मूथ है कि उसमें बहुत कम रफनेस है, रफनेस यानी हमारे पास जो उठाव चढ़ाव है, जो उसके अंदर जो खुरदुरापन है वो बहुत कम है, तो फ्रिक्शन भी बहुत कम होगी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिस पे फ्रिक्शन ना हो। अगर ये बोर्ड आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम रफनेस है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें फ्रिक्शन मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ स्लाइड करूंगा तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पर आ जाए, अब फ्रिक्शन को डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है कि वो फोर्स जो कि किसी भी चीज को मोशन करने से रोके, ये हमारे पास फ्रिक्शन है। और ये किन चीजों के दरमियान होती है? ये किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान में होती है। और स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि फ्रिक्शन जो है ये अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये समझ लीजिए कि देखें आप जो है वो फोर्स लगा रहे हैं चीज को आगे मोशन कराने के लिए, यानी इस तरफ मोशन कराने के लिए, ठीक है। ये आप फोर्स लगा रहे हैं जिसे मैं लिख रहा हूँ एफ ए, ठीक है। एफ ए मतलब अप्लाइड फोर्स। अच्छा, तो फ्रिक्शन किधर होगी? फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, ठीक है। फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो इस तरफ होगी, जिसे मैं लिख देता हूँ एफ एस, ठीक है। तो ये जो है आपकी फोर्स इस तरफ लग रही होगी, फ्रिक्शन जो है वो कोशिश कर रही होगी कि बॉडी जो है वो मोशन ना करे। तो फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन जो है वो फोर्स होती है जो कि मोशन करने से रोकती है, और ये दो चीज़ों के दरमियान जो है वो मौजूद होती है, दो सरफेसेस के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती है। देखिए फ्रिक्शन जो है वो अपने आप को खुद भी एडजस्ट कर सकती है, यानी जो है वो कम और ज़्यादा हो सकती है वक्त के हिसाब से। आप देखते हैं ना कि चीज़ें अगर आप लें तो जब आप शुरू शुरू में चीज़ें लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती हैं और बहुत सी ज़्यादा शाइनी होती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी रफ होती जाती हैं, उनमें शाइन कम होती जाती है। तो आप तो कम नहीं करते, शाइन खुद ही कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन अपने आप को खुद भी एडजस्ट कर सकती है, यानी ज़्यादा और कम हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये बोट लिया, जब नया लिया था तो ज़्यादा जो है वो शाइनी था, शाइन ज़्यादा थी, यानी फ्रिक्शन कम थी और ज़्यादा स्मूथ था। लेकिन अब जो है वो शाइन थोड़ी कम हो गई है, रफनेस आती जा रही है, तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब फ्रिक्शन का जो है वो फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। ये आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर हमारे को बात लिखी हुई है वो पढ़ देता हूँ। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट कैन इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू नोन एज लिमिटिंग फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो इधर भी यही बात की जा रही है कि फ्रिक्शन जो है वो खुद एडजस्ट हो सकती है, यानी कम ज़्यादा हो सकती है, और ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। देखें नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले रिमूव करके फिर आपको बताता हूँ। देखें ये आपके पास समझ लीजिए एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपने बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। बॉक्स कोई भी मटेरियल का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेट कहाँ पर लग रहा होगा? डाउनवर्ड, ठीक है। वेट किस तरफ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा? अपवर्ड, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा? अपवर्ड। तो जब नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर हो जाएगा, यानी ये भी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन जो कि अपवर्ड लगती है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अपवर्ड लगती है, और जो वेट है वो डाउनवर्ड लगता है। तो जब वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा तो चीज़ जो है वो रेस्ट में आ जाएगी, यानी कोई भी मोशन नहीं करेगी। आपके पास जो भी चीज़ होगी वो रेस्ट में अपनी ही जगह पर मेंटेन रहेगी। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को किसी चीज़ पे रख देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उसका मास खत्म हो जाता है, बल्कि उसका मास रहता है,
ठीक है। तो ये जो है धक्का दे रही होती है चीज नीचे की तरफ, तो साथ ही साथ सरफेस ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होता है, तो जिससे जो है वो चीज बैलेंस हो जाती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स मार्कर जो है वो बोर्ड पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स जो है वो बोर्ड मार्कर पे लगा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये अब जो है वो रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब फोर्स बढ़ाऊंगा ऊपर से तो ये मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर वही फोर्स होगी तो मोशन नहीं होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वो फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, यानी अगर फ्रिक्शन बढ़ेगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर आते हैं फ्रिक्शन के फॉर्मूले की तरफ। पहले जो है मैं यहाँ पर आपके लिए इसको लिख देता हूँ। फ्रिक्शन का फॉर्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये म्यू क्या है, म्यू जो है आपके पास ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो है वो रेशो होता है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। ये कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो है वो रेशो होता है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, नो यूनिट, ठीक है। कोई भी इसका ऐसा यूनिट नहीं है, आपने इसका कभी कोई यूनिट लिखने की कोशिश नहीं करनी है। ये बस एक रेशो है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हर सरफेस के लिहाज से अलग अलग होगी, ठीक है। हर सरफेस के लिए, हर मटेरियल के लिए कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रेशो जो है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक और तरीके से भी लिख कर दिया हुआ है, यानी हमारे को जो फ्रिक्शन है वो एक और तरीके से लिख के दिया हुआ है, वो भी आपको बता देता हूँ क्या होगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो फॉर्मूला है फ्रिक्शन का वो क्या है, F इज इक्वल टू एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है ये आगे पढ़ाया जाएगा, म्यू एम जी। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसे हमने डिस्कस कर लिया। तो देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है एम जी, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों कंडीशन में एक ही बात होगी, म्यू आर, ठीक है। ये आर क्या होता है, ये आर है नॉर्मल रिएक्शन और इसका फॉर्मूला होता है एम जी। तो आर की जगह एम जी पुट कर दें तो कोई मसला नहीं है। और आर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो स्टूडेंट अब जो है हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास फ्रिक्शन की वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसका भी फार्मूला यही रहेगा, हमारे पास यही दो फार्मूले रहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के। बस इसमें जो है वो कंडीशन क्या होगी कि बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। देखें, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ होना, यानी मोशन ना करना। तो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये है आपके पास एक सिंपल लाइन और इसके ऊपर रखा हुआ है एक बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये रुका हुआ है, ठीक है, मोशन नहीं कर रहा, कोई मोशन नहीं है। जब भी मैंने कोई डायरेक्शन शो नहीं की तो अभी भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है। ये बोट है, रुका हुआ है ना, तो अभी भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है। ये मार्कर है, ठीक है, अभी ये रुका हुआ है तो अभी भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है। तो ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है कि जब कोई चीज रुकी हुई हो उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लग रही हो, इसे जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है कि जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लग रही हो और वो रुकी हुई हो, इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ठीक है स्टूडेंट, तो जब कोई चीज रुकी हुई हो और उसको मोशन कराया जाए लेकिन वो ना कर पाए, यानी ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। या सिंपल कह लें तो जब कोई चीज रुकी हुई हो और उसके अंदर जो फ्रिक्शन आ रही होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो पॉइंट होता है कि अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू लगाई तो बॉडी जो है अब मूव करने लग जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर आती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो पॉइंट है, याद रखिएगा, फिर रिपीट करता हूं कि इसकी डेफिनेशन आपको अलग से नहीं दी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो पॉइंट है या वो वैल्यू है जिसके बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे, यानी एक बॉडी है जिस पे आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी लेकिन मोशन नहीं कर पाई, उसको जो है आपने उसको जो मोशन करने की, यानी जो उसको फोर्स चाहिए मोशन करने के लिए वो है 5.1 न्यूटन।
तो ये जो आपके पास जो है ना 5.1 न्यूटन से पहले की वैल्यू, ठीक है, 5.05 ले लीजिए, 5F की वैल्यू ले लीजिए 5.05, ठीक है। ये जो वैल्यू है, अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे ना 5.05, एक मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल जो है वो आपको बात बता रहा हूँ कि एक चीज है जिसे आप मोशन कराना चाहते हैं, लेकिन अगर 5.05 से कम की फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी, तो 5.05 से ज्यादा की फोर्स लगाएंगे तो ही बॉडी मूव कर सकेगी। तो ये जो फोर्स होगी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की। इसके बाद जो है वो बॉडी मूव करने लग जाएगी, या फिर इसको ये भी कह लें कि आपके पास एक बॉडी है, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई लेकिन नहीं मूव करी, लेकिन 5.1 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स लगाई तो मूव करने लग गई। तो ये 5.1 जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, यानी ये वो आखिरी पॉइंट था जब बॉडी रुकी हुई थी, इसके बाद अब मोशन करने लगेगी। एग्जाम्पल बहुत इजी है कि आप कंसीडर कर लें, आपके पास जो है एक गाड़ी है, ठीक है, कार है, इंजन फेल हो गया, रुक गई, उसको आप अकेले मूव करा रहे हैं, नहीं मूव कर रही, लेकिन आपके दोस्त वो सब आके उसे मूव कराने की कोशिश करते हैं, मूव करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब मिलके ज्यादा फोर्स लगाते हैं। उस गाड़ी को मूव कराने के लिए हमें 60 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स चाहिए थी, तो 60 न्यूटन जो है ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई, और इस वैल्यू पर बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है, इससे कम फोर्स पर बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, या इतनी फोर्स पे भी नहीं कर पाएगी, इससे ज्यादा होगी तो ही मोशन हो सकेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। चले अब आ जाए पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, ये बॉडी है मूव कर रही है, तो जब बॉडी मूव कर रही हो तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रही होती है बॉडी पर उसे बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह लिख लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। के नहीं आएगा, एफ आएगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि जब बॉडी मूव कर रही होगी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लग रही होती है, और जब वो रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही होती है, उसे मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अगर आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल है आपके पास अगर एक, या कोई गाड़ी है आपके पास, कोई कार वार है, तो आपने उसमें एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आप उसको शुरू में मोशन करवाएं तो उस वक्त ज़्यादा फोर्स लगती है, ठीक है, ज़्यादा गाड़ी से धुआं भी निकलता है, ज़्यादा जो है वो एक्सीलेटर भी देना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से साइकिल की भी एग्जाम्पल है, अगर आप साइकिल शुरू में चलाना शुरू करें, रुकी हुई थी साइकिल, तो उस वक्त आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है साइकिल को मूव कराने के लिए। लेकिन अगर वही साइकिल चल रही है और आप उसको कोशिश करें मोशन कराने की, तो उसके ऊपर आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होती है चलती हुई साइकिल पे, और रुकी हुई साइकिल में स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर मैं किसी चीज को धक्का दूं यानी घसीटूं, देखें ये मार्कर है, इससे बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी, ये मार्कर है, ठीक है। अगर मैं इसे यूं करके लेकर आऊं ना तो ये हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये रोल हो रहा है, ये रोलिंग फ्रिक्शन है जो कि आगे बढ़ता ही जाएगी आपको। आपके पास ये मार्कर है, ठीक है, मैंने इसे यूं धक्का देकर यूं लेकर आया, धक्का दे रहा हूं ना, ये धक्का घसीट रहा हूं इसे, तो इस फ्रिक्शन को कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अदर बॉडी द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज सेड टू बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो हमारे पास बोर्ड है, एक बॉडी है, और ये जो मार्कर है दूसरी बॉडी है। ये जो मैं धक्का दे रहा हूँ इसको, दो चीज़ों के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन पैदा हो रही है ना, दो चीज़ों के दरमियान जो है वो स्लाइड हो रहा है, सरफेस के दरमियान, दो सरफेस के दरमियान मोशन हो रहा है स्लाइड कर कर, तो ये जो है इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलें रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आ जाए रोलिंग फ्रिक्शन पर। तो रोलिंग फ्रिक्शन की भी आपको एग्जाम्पल से समझाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये जो है आपके पास चौथी डेफिनेशन है, ठीक है, चौथी डेफिनेशन, ROLLING रोलिंग फ्रिक्शन, FRICTION फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये मार्कर है, इससे ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल तो इसकी मैं दे भी नहीं सकूंगा, ठीक है। ये मार्कर है, ये मूव करता हुआ यहाँ आ रहा है, रोल कर रहा है ना, तो ये जो अब रोल कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि रोल करता ही रहेगा जिंदगी भर। देखें ये थोड़ी देर रोल करेगा, मैं रखता हूँ, थोड़ी देर रोल करेगा, फिर रुक जाएगा, ठीक है, खुद ही रुक रहा है, ठीक है, रुक रहा है, रुक गया। तो इसके दरमियान, यानी ये बोट और इसके दरमियान रोलिंग फ्रिक्शन थी, यानी ये रोल करता हुआ आ रहा था ना, तो इसको जो फ्रिक्शन लग रही थी वो रोलिंग फ्रिक्शन थी, यानी अभी भी कोई चीज थी जो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी और जिसने इसे रोक लिया। अगर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होती
तो ये जो मार्कर है कभी भी रुकता नहीं, मोशन करता रहता और कैमरे की रेंज से बाहर चला जाता। तो जब कोई चीज़ रोल कर रही हो यानी घूम रही हो, जो है वो रोल करते हुए आ रही हो, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन व्हील द फ्रिक्शन is said to be rolling friction. Rolling friction is much lesser than the sliding friction. तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। अगर आपको बोला जाए कि कौन सी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग या स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग ज़्यादा होती है। ये एस जो है वो स्लाइडिंग के लिए लिखा है, और ये जो है आर जो है वो मैंने किसके लिए लिखा है, रोल के लिए यानी रोलिंग के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो, तो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के दरमियान फ़र्क समझ लीजिए कि रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हम घसीट के फ्रिक्शन करते हैं, जो घसीटने की वजह से फ्रिक्शन आती है वो ज़्यादा होती है। अब मैं इसकी आपको यहीं पर एग्जांपल दे देता हूँ, बात प्रूफ हो जाएगी। देखें, मैंने इसे धक्का दिया, अगर मैं इसे यूँ धक्का दूँ तो कितना कम दूर तक जाएगा, अगर ये बगैर घूमे जाए तो अगर मैं इसे धक्का दूँ तो ये बहुत कम दूर तक जाएगा। चले मैं आपको जो है वो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, ये जो है मेरे पास स्टेपलर की जो पिनें होती हैं उसका पैक है, तो इसको मैं यूँ धक्का देता हूँ, कितना कम दूर तक गया। ठीक है, यहीं पर मैं मार्कर को भी रखता हूँ और इसे थोड़ा सा धक्का देता हूँ, बस थोड़ा सा, देख रहे हैं कितना दूर तक गया उसके मुकाबले में, और बिल्कुल कम फोर्स लगाई। ठीक है, ये उससे ज़्यादा दूर जा रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती तो जो हमारे पास ये बॉक्स था दूर तक जाता, लेकिन ये बहुत करीब तक गया, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो है वो मार्कर दूर तक रोल करता हुआ गया। ठीक है, तो रोलिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन समझ गए होंगे। अच्छा, तो अब जो है वो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। और यहाँ पर भी आपको यही बात की जा रही है, फ़ैन की एग्जाम्पल दी जा रही है कि जो वो फैंस जिनके अंदर जो है वो बॉल बेरिंग्स होते हैं। देखिए, बॉल बेरिंग्स की आपको जो डायग्राम मिलेगी देखने के लिए वो 3.18 सी में मिलेगी। ठीक है, बॉल बेरिंग आपने देखा है ना, बॉल बेरिंग कहा जाता है कि यार भाई आपके पंखे में शोर बहुत है क्योंकि इसके बॉल बेरिंग्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। अब बॉल बेरिंग्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के होते हैं बॉल बेरिंग्स। एक रफ सी डायग्राम आपके लिए बनाई है मैंने। ठीक है, इसे कहता है, क्या कहा जाता है, बॉल बेरिंग्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैकेनिकल वर्क्स में, क्योंकि ये जो है वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। क्या काम होता है इनका, फ्रिक्शन को कम करना। तो बॉल बेरिंग अगर पंखे में लगा हुआ हो तो पंखे को कम एनर्जी चाहिए होगी, कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। यही बात आपको जो है वो बताई जा रही है रोलिंग फ्रिक्शन के आगे जो लिखे हुआ है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, कि इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू सरफेस इज लेसर देन द कॉन्टैक्ट एरिया इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देयरफॉर बॉल बेरिंग आर यूज इन व्हीकल्स दैट दे रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एरिया एज कम्पेयर टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ एक्सल एंड बुश। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है, क्योंकि ज़मीन और चीज़ के दरमियान जो एरिया जो कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। अब देखें, ये बहुत ज़्यादा कम कांटेक्ट में है ज़मीन के। ठीक है, और ये देखें कितना ज़्यादा कांटेक्ट में, कितना बड़ा हिस्सा जो है इसने घेरा हुआ है, और इसने देखें कितना छोटा सा हिस्सा घेरा हुआ है, और ये भी ऊपर से भी खुरदुरापन होगा इसमें। देखें ऐसे होगा, ये ऐसे कितना कम हिस्सा घेरा हुआ है इसने। ठीक है, तो ये होता है कि कम एरिया घेरता है तो इसलिए जो है फ्रिक्शन भी कम होती है, और स्लाइडिंग में एरिया ज़्यादा घिरता है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। देखिए, बहुत छोटा सी जगह से जो है वो टकरा रहा है सरफेसेस से, यानी ये जो बॉल बेरिंग के सरफेसेस हैं इससे बाउंड्री से बहुत छोटी जगह से जो है वो बॉल रखी हुई हैं, तो जिससे जो है वो तेज़ी में मोशन होता है और कम जो है वो कॉन्टेक्ट में आती हैं बॉलें एरिया के, तो इससे मोशन तेज़ हो पाता है। तो चले आ जाए एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। देखिए, फ्रिक्शंस के जो है वो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी ना पाए सही से, यानी अगर लड़खड़ा के चलें, तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। देखिए, आप जब ज़मीन पे पाँव रखते हैं तो आपके पाँव को ना फ्रिक्शन महसूस होती है, एक खिंचाव महसूस होता है जिससे आपको मोशन में मुश्किल होती है, तो आप जो है वो फिर ईजिली मोशन कर पाते हैं। यानी अगर मैं आपको किसी रफ सरफेस पे चलाऊं तो आप अच्छी तरीके से चल पाते हैं, आराम से बिल्कुल स्टेबल होकर मोशन करते हैं। अब इसी के मुकाबले में मैं कोई ऐसा सरफेस ले आऊँ जो कि बहुत शाइनी है, यानी उस पर तेल गिरा हुआ है या मैंने उस पर तेल गिरा दिया है, या इतना शाइनी है कि आप ज़रा सा आगे बढ़ेंगे ना, पाँव रखेंगे फिसल जाएंगे, तो जैसे ही आप पाँव रखेंगे आपका पाँव फिसलेगा, तो आप जो है वो ज़मीन के बल गिरेंगे, और अगर ज़मीन पर आपका सर लगा
तो आपकी मौत भी जो है वो हो सकती है, क्योंकि इतनी ऊपर से आप गिर रहे हैं, इतने यहाँ पर आपका सर था, फिर वो यहाँ ज़मीन पे आके टकराएगा, तो जान जो है वो भी जा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को इंजर्ड हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी, बैकबोन इंजरी, लेग इंजरी, हैंड इंजरी, बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं। क्यों? गिरने की वजह से। वो क्यों गिरते हैं कि फ्रिक्शन उन्हें कम मिलती है। अक्सर जो है वो वॉशरूम में फ्रिक्शन कम होती है, इसकी वजह होती है कि वहाँ काई जमी हुई होती है, या फिर जो है सफाई न रखने की वजह से चिकनाहट आ जाती है काई में, तो जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाती है। और पाँव रखने से, चप्पल पहने होने की वजह से जो है वो फ्रिक्शन कम होने की वजह से डायरेक्ट हम गिर पड़ते हैं। तो अगर कोई बुजुर्ग हो तो उसको ज़्यादा चोट लगती है, और अगर कोई यंग हो तो वो भी ज़ख्मी हो सकता है, और ऐसा भी हो जाता है कि लोगों की जानें तक चली जाती हैं। अभी रिसेंटली अभी आपने एक इंसिडेंट सुना होगा कि जिसमें किसी की जान जो है वो चली गई थी गिरने की वजह से। तो ये जो है वो होता है फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से। तो फ्रिक्शन आपको पता चल गया कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि आपके ऐसी जगहों पे, घर में, वॉशरूम में तेल ना गिरे, कोई ऐसी चीज़ ना गिरे या काई ना जमे कि जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाए। अगर फ्रिक्शन बढ़ी तो फिर जो है वो जख्मी भी हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, फ्रिक्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्लाइडिंग एज सैंड इज थ्रोन टू मेंटेन फ्रिक्शन ऑन inclined railway track during rain. The car brakes slow down the car to stop safely. तो यहाँ पर अगर गाड़ी में भी, यहाँ पे गाड़ी की बात हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो एक कार है, ठीक है, एक कार बना देते हैं इसे अच्छी सी। तो इसे मैं थोड़ी सी कार की शेप में ले आता हूँ। ये आपके पास एक कार है, चलिए टायर बनाते हैं इसके। ये कार है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक कार है, ठीक है। अगर इस गाड़ी, ये जो कार है, अगर ऐसी सरफेस पे चल रही है जिस पे फ्रिक्शन कम है, तो ब्रेक लगाने में मुश्किल होगी, यानी मुश्किल होगी इसको रोकना गाड़ी को, ठीक है। और अगर ऐसे सरफेस पे चल रही है जाके फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वहां पर उसे आसान होगा रोकना। देखिए SBS लिखा हुआ है। SBS का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये किसी स्कूल का नाम नहीं है, ठीक है, AB स्कूल ऐसा कोई नाम नहीं। ये है हमारे पास क्या, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि गाड़ी के स्टीयरिंग को, देखा है ना आपने, जो गोल कलर का होता है जिससे गाड़ी को आगे पीछे मूव कराया जाता है, उसको मजीद स्टेबल बना देता है गाड़ी के स्टीयरिंग को, और फ्रिक्शन को जो है वो कम करता है, यानी फ्रिक्शन को बढ़ाता है, कम नहीं करता, फ्रिक्शन को बढ़ाता है, और गाड़ी जो है वो कम डिस्टेंस पे रुक जाती है। अब यही गाड़ी है, सही है, इधर जाके रुक रही है, रोकने की कोशिश की थी, यहाँ पर रुकी, यहाँ पर, तो क्या है, एक्सीडेंट हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कोई गाड़ी होती, ट्रक होता, कोई इंसान, तो एक्सीडेंट हो जाता। अब कोई इंसान है यहाँ पर खड़ा हुआ है और आपने गाड़ी यहीं रोक ली, तो एक्सीडेंट बच गया। तो ये कैसे हुआ? गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा थी, जिससे जो है वो ब्रेक अच्छे काम करें और आप फौरन रुक गए। अगर गाड़ी, जब भी कहते हैं ना कि बारिश में गाड़ी को हल्का चलाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो रोड होता है उस पर ऑयल गिरा हुआ होता है गाड़ियों का, वो पानी से ऊपर की तरफ आ जाता है, और जिससे जो एक फिल्म बन जाती है, यानी एक लेयर सी आ जाती है, और फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। इसलिए अगर गाड़ी को यहाँ रोकेंगे आप, तो वो यहाँ जाके रुकेगी, तो जितने भी इंसान बीच में होंगे सब के सब कुछ ले जाएंगे। तो इसीलिए गाड़ी को पानी में यानी बारिश में हल्का चलाना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होती है उस वक्त, तो हमें रोकने में आसानी रहे। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन करते हैं, उसके बाद फिर वो पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि मशीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, और इंसानों को फ़ायदा है एक तरह से कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर आपको पता, हम गिर जाएंगे। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के? देखिए, फ्रिक्शन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ऊपर ही लिखा हुआ है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द मैकेनिक्स ड्यू टू फ्रिक्शन। देखें, आपको जो है वो कोई चीज़ मूव करवानी है या कोई इंजन चलाना है, तो फ्रिक्शन उसमें होने की वजह से, इंजन में फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, आपको जो है वो ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इंजन को मूव कराने के लिए। तो अगर मशीन के अंदर यानी इंजन के अंदर अगर फ्रिक्शन होगी, तो आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो एक गाड़ी है, सही है, ये कार है, इसी को एग्जाम्पल की, इसको आपको पता है इसको चलाने के लिए इंजन चाहिए होता है, आगे कोई जो है एनिमल या कोई इंसान इसे धक्का नहीं दे रहा होता, इंजन होता है इसके अंदर। तो इंजन के अंदर आपने देखा होगा ऑयल भी होता है, ठीक है, इंजन में, यहाँ किसी का इंजन सेंटर में होता है, किसी का सेंटर में, किसी का कोने पर होता है, या किसी का पीछे की तरफ भी होता है कुछ गाड़ियों में इंजन बके, लेकिन एक गाड़ी में एक ही इंजन होता है, ठीक है। तो इंजन में होता है इंजन ऑयल। अगर इंजन ऑयल में जो पंप होता है, यानी जो कि ऑयल को इंजन में पंप कर रहा होता है, वो खराब हो जाए, तो क्या होगा, आपका जो
ऑयल होगा वो नीचे बैठ जाएगा और आगे इंजन में नहीं जा पाएगा। तो जिससे ऐसा तो नहीं होगा फौरन गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी फिर भी मोशन करेगी, लेकिन आपको कड़कड़ आवाज आने लग जाएगी, ठीक है, इंजन से शोर की आवाजें ज्यादा आ जाएंगी। और इंजन में जो है वो फिर क्या होगा, इंजन की कुछ चीजें इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि वो कुछ चीजें टूट भी जाएंगी। फिर जब वो चीजें टूट जाएंगी तो गाड़ी का इंजन हो जाएगा सीज। और ये क्यों हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। तो गाड़ी में ऑयल क्यों डाला जाता है, इंजन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फिर रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों के पास गाड़ियां, बाइकें, कारें, मोटरसाइकिलें, साइकिलें होंगी चीजें, तो ऑयल का इस्तेमाल करते होंगे। तो अगर आपको नहीं पता था कि क्यों करते हैं, तो आज पता चल जाएगा कि गाड़ी में, साइकिल में या साइकिल की चेन में देख सकते हैं आप, डायग्राम आपको बनी हुई नजर आ रही होगी कि कोई बच्चा है जो कि ऑयल डाल रहा है चेन में। क्यों डाल रहा है, कि फ्रिक्शन कम हो। अक्सर आप लोग गाड़ी की, साइकिल की रेसेस करते होंगे या साइकिल तेज चलाने की कोशिश करते होंगे, तो कहते होंगे ना यार अब मेरी साइकिल की चेन में ऑयल नहीं है, तो जिस वजह से मैं साइकिल तेज मूव नहीं करा पा रहा, तो मैं इसमें जो है वो ऑयल डाल कर आऊंगा, फिर देखना कितनी तेज चलाऊंगा। तो जैसे तो साइकिल भी स्लो ही चलानी चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी जो है वो पोटेंशियल नहीं होता कि वो इतनी एनर्जी को बर्दाश्त कर सके, इतने स्पीड को। तो जब आप इसमें तेल डालते हैं, साइकिल की चेन में ऑयल लगाते हैं, तो फिर ये तेज मूव करने लगती है। ग्रीस लगाते हैं या तेल लगाते हैं, तो क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है, आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इंजन में ऑयल डालते हैं ताकि ऑयल जो है वो इंजन के पार्ट्स को मिलता रहे, जो चेनें हैं, जो गरारियां हैं, अंदर जो पार्ट्स इंजन में मौजूद हैं, उन सबको ऑयल मिले और वो फ्रीली वर्क करें, टेम्परेचर ना बढ़े। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, जो है फ्रिक्शन के कम हो जाने से, ठीक है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जितनी फ्रिक्शन बढ़ेगी टेम्परेचर भी उतना बढ़ेगा। तो ये तो हमने बात कर ली कि हम जो है वो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कि भाई अगर फ्रिक्शन बढ़ जाए तो हमारी जो मशीनें होती हैं वो खराब होने लग जाती हैं, हीट ज्यादा पैदा होने लग जाती है। अच्छा, वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे। देखिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपके पास आते हैं व्हील्स, सही है, पुलीस, बॉल बेरिंग्स, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट किसे कहा जाता है, ऑयल्स को, ठीक है, इंजन ऑयल, जो ये मुख्तलिफ ऑयल्स होते हैं इन्हें लुब्रिकेंट कहते हैं हम। तो इन सब से आप क्या, ग्रेफाइट, इन सब से आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। बॉल बेरिंग आपको पता है कि फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा कम कर देता है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाती है तो स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है। अच्छा, ऑयल डालने से गाड़ी का टेम्परेचर गिर जाता है, गाड़ी में इजीली वर्क कर पाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। और जो है वो पुलिस, यानी अगर आप कुएं में से पानी निकालें यहाँ पर वॉल पर रस्सी डाल के, तो वॉल से रस्सी कट जाएगी, लेकिन अगर आप यही पुली डाल के कुएं से पानी निकालें, ठीक है, ये बकेट बना रहा हूँ, तो कितनी आसानी से पानी निकल पाता है। तो क्यों, क्योंकि ये रोल होकर आ रहा होता है, तो रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, तमाम चीज़ें पढ़ ली कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, बॉल बेरिंग और मुख्तलिफ चीज़ों की। तो आई होप ये आपको लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी फ्रिक्शन में जो समझ ना आया हो। अच्छा, इसमें कोई न्यूमेरिकल था नहीं इस टॉपिक में हमारे पास, तो हमने किया नहीं। वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल होते हैं और शायद आगे होंगे हमारे पास, ठीक है। तो स्टैटिक, डायनेमिक, रोलिंग फ्रिक्शन, तमाम फ्रिक्शंस पढ़ ली। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ रह गया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बता दूंगा। फीस जो है हमारी ग्रुप की वो 500 है, ठीक है, और इसमें नोट्स भी हैं, लेक्चर भी है और मॉडल पेपर, गेस पेपर, तमाम चीज़ें, और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जो चीज़ें पूछनी हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स। तो यही बेसिक सब्जेक्ट हैं, आपको पता है, 9 के। और बाकी उर्दू, इस्लामियात, ये आप खुद भी कर सकते हैं, अपने टीचरों से, स्कूलों के टीचरों से भी पढ़ सकते हैं इजीली। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ये थोड़े ज़्यादा मुश्किल हो रहे होते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है बच्चों को, तो इसलिए हमने यही 3 चैप्टर लेके मैं चल रहा हूँ, जो कि आपको कराता रहता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।